हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार स्टेट 2024। ये जो देख रहे हैं सेट, ये आपका सामाजिक विज्ञान पेपर 1 9-10 का है, जो कि 6 9 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। मतलब कि अभी हम लोग 2-3 दिन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले उसको डील कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक समझ पैदा होगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे तैयारी करें स्टेट 2024 का। तो पहले आपका काम क्या है कि इसको पहले देखिए, समझिए कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं हम। देखिए ये जो पेपर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो अभी हम क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम पहले एक दिन पहले हम अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दिया करते हैं। तो आप हमारे पहले सबसे पहले कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और एक दिन पहले जैसे आज रात 8 बजे आपको सेकेंड शिफ्ट का 6 तारीख का जो परीक्षा हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले बनाइए, उसको आप खुद से बनाइए और प्रत्येक दिन 10 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, तो प्रत्येक दिन 10 बजे, ठीक है, आंसर मिलाइए। इससे क्या होगा कि आप पहले खुद अपने आप को अवलोकन कर सकते हैं कि नहीं हमसे कितना बनता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आंसर मिलाइए। ये ना कि डायरेक्ट आप देख लिए, ऐसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जाके पहले इसका टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाला हुआ है, पहले आप उसको खुद से बनाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए तो सबसे पहला प्रश्न क्यों चलते हैं, उससे पहले कि वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्त, अपने मित्र, जो भी बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास इस वीडियो को पहुंचना जरूरी है, ठीक है। चलिए वो वीडियो को शेयर कर दिए जम के, फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ऐसे प्रत्येक दिन आज से लेकर जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है, प्रत्येक दिन 10 बजे क्लास आपका होगा बिहार स्टेट 2024 का। तो वैसे स्टूडेंट जो बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको प्रत्येक दिन सेट दिया जाएगा, एक दिन पहले आपको बनाना है और दूसरा उसके 10 बजे आपको आंसर मिलाना है। आइए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश बताने वाला। चलिए आप लोग भी आंसर करते चलिएगा, वैसे स्टूडेंट जो नहीं बनाए हैं वो आंसर करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ती है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक और खाद से। जब आप खाद छीटेंगे तो मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, देखिए ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन और वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्नलिखित में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है, ठीक है। तो किसका स्तर जो है उच्च रखा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन के को उच्च रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनमें से कोई नहीं मार के निकल जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे हम एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर। तो एपी कल्चर वो ढूंढेंगे, इसमें उनको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से पढ़े नहीं है। प्रश्न को पहले देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है वहाँ किया जाता है वह क्या कहलाता है। वह स्थान का नाम पूछ रहा है, ना कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं वो पूछ रहा है आपसे। वो पूछ रहा है वह स्थान का नाम क्या है जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है, ठीक है। तो उस स्थान का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, एवियरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, देखिए फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ। तो फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1848 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आंसर करते चलिए। आइए, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, ठीक है।
देखिए ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, आपको इसी के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बुर्जुआ क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो बुर्जुआ क्रांति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए आंसर कीजिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वास्तिक था। क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका स्वास्तिक था, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, किस सिंध द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी, ठीक है। तो किस संधि के द्वारा, तो किस संधि के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्साय की संधि के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्साय की संधि कब हुआ था, ठीक है, ये सब डेट आपको याद रखना होगा। वर्साय की संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 जून, ठीक है, 28 जून 1919 में हुआ था, ठीक है। 28 जून 1919 को क्या हुआ था, वर्साय की संधि हुआ था, ठीक है। वर्साय की संधि कब हुआ था, तो 28 जून 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, कब आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। देखिए इसमें सिर्फ आपको डेट पूछ दिया है, तो आपको याद रखना है 1914 में, लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है, हो सके आने वाले समय में क्या पूछ देगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बाय डेट आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बाय डेट याद होगा आप सभी को, ठीक है। 28 जुलाई 1914 से प्रथम युद्ध शुरू हुआ था, और समाप्त कब हुआ था, तो 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर से लेकर कब तक, 1918 तक चला था। याद रखना, दोनों डेट आपको याद रखना है। शुरू कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ ये युद्ध, और कब तक चला था, 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, आइए देखते हैं। चलिए 10 नंबर बोलता है, चलिए कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई, तो गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, ठीक है। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 में क्या है, आइए देखिए, पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा राज्य शामिल नहीं था, ठीक है। तो कौन नहीं था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ को क्या बोलते हैं हम, रूस के नाम से जानते हैं, यानी कि रूस जो देश था ये शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल था, अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि धुरी राष्ट्र में, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो आपको याद रखना है शामिल में कौन कौन था, जर्मनी था, जापान था और इटली था। और कौन नहीं था ये पूछे, तो कौन नहीं था आपका, सोवियत संघ नहीं था, यानी कि रूस नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, ठीक है। तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो देखिए तिलका मांझी का जन्म जो था ना, उनका जन्म हुआ था 1750 में, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है डेट, ये इनका इस समय जन्म हुआ था। तो आपको याद रखना है तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, 1750 में, ठीक है। अब इनको फांसी कब दिया गया था, तो 1785 में। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था, तो 1785 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे स्टूडेंट जो अभी नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ बिहार स्टेट 2024 को लेकर, तो यकीन मानिए यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं 1 से 2 महीना, तो आपका समझिए कि 100 नंबर से नीचे नहीं आने वाला है। ये 100% हमारा गारंटी है। अगर आपको 100 नंबर तक चाहिए, 90 प्लस तो कोई नहीं रोकने वाला, 90 प्लस आपका कोई नंबर नहीं रोकेगा अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो। ये तो अभी आपका सिर्फ सेट चल रहा है, ठीक है। अभी आपको हम बहुत चीज़ देने वाले, PDF देने वाले हैं, किस आधार पर पढ़ना ये सब बताएंगे। ये तो एक सेट है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि समय नहीं है। जब क्लास आपका शुरू होगा स्टेट 2024 का, ठीक है, हम बहुत जल्द स्टेट 2024 का क्लास जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या हम लोग को तैयारी करना है, और हम आपको क्या क्या PDF देने वाले हैं। वो PDF को आप लोग पूरा कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 90 प्लस, ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिनका 90 प्लस नंबर हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए वो सब हम बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन आंसर क्यों चलते हैं। आइए क्या है कि बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फार्म प्रणाली कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो कौन सा देश आपसे पूछ रहा है चावल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चीन। चावल में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, चीन। अगर पूछ ले कि दूसरे स्थान पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, कभी दूसरे स्थान पे पूछे तो याद रखिएगा भारत। ठीक है, भारत का स्थान चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान, तो दूसरा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या है, आइए देखिए निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, ठीक है, वो कौन सा दाल है। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो अरहर का दाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चावल। ठीक है, चलिए देखिए, और रबी फसल में कौन आ जाएगा, तो गेहूं आपका रबी फसल का है। चना क्या है, तो चना भी आपका रबी फसल का है। मटर क्या है, तो मटर भी आपका रबी फसल में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी मटर नहीं आएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 17 में क्या है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से, ठीक है, भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक देश, सॉरी उत्पादक और निर्यातक है, तो कौन सा देश है। ठीक है, तो फसलों के मामले में 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा चाय। ठीक है, भारत जो है दुनिया में सबसे आगे किस में है, तो चाय में अग्रणी देश है। और दूसरे स्थान पे पूछे कि चाय में दूसरा स्थान किसका है, तो याद रखिएगा चीन का। चाय में दूसरा स्थान किसका है, तो चीन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है कि अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश में भारत लाई गई थी, मतलब किस देश से भारत लाई गई थी। चलिए, तो किस देश से भारत लाई गई थी, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यमन से। ठीक है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो थी वो किस देश से भारत लाई गई, तो यमन से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल, ठीक है, भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। कौन सी फसल की जाती है, तो मक्का फसल की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आइए यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कौन थे, तो इस 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए तो इनका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेमर अस्कजोल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या है, आइए चलिए इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा 21 का, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा 5 साल। कितना होता है, तो 5 साल होता है। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, मतलब राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य जो थे वो कितने राष्ट्र थे, तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 राष्ट्र थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। 23 में क्या है, आइए देखिए बोबन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वियना के संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्यों चलते हैं। 24 में क्या है, आइए रूलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। ये तो सबको पता होगा कि 21 वर्ष पारित किया गया था, तो ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी 1919 में पारित किया गया था। रूलेट कानून को हम काला कानून के भी नाम से भी जानते हैं। और 1919 में क्या क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, आइए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, देखिए यहाँ पे आपको बाइडेट घुसा दिया। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं ना, तो ऐसे ही याद कर लेते हैं 1928 में। तो आपको 1928 याद करने से नहीं चलेगा। ठीक है, कब आया, तो आपको बाइडेट के साथ याद करना होगा, 3 फरवरी 1928। अब पूछ दे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था। ठीक है, तो साइमन कमीशन नियुक्ति पूछे तो 1927 में नियुक्ति हुआ था। और भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में आया था। देखिए इसमें आपको बाइडेट घुसा दिया ना, तो इसीलिए बोलते हैं कोई चीज़ पढ़ी आपको बाइडेट पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, देखिए
अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन थे? तो आंध्र का आदिवासी नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 देख सकते हैं आप। एक मिनट, थोड़ा सा इधर कट रहा है। आइए देखिए 27 में क्या है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1838 में। ठीक है, कब हुआ था? 1838 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्यों चलते हैं। 28 में क्या है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? ठीक है, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून जो था वो कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1870 में हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये समझिए कि अगर आप मेरा पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं, मेरा पीडीएफ लेकर अगर पढ़ते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा पीडीएफ से मिलेगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, अगर आप हमारा पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो 100% गारंटी दे रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन आप इस मतलब पूछा गया है सारा का सारा हमारा मतलब पीडीएफ में मिलने वाला है आपको। थोड़ा इंतजार कीजिए, पीडीएफ आप लोग को बहुत जल्द हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और बस आपका अभी काम क्या है कि जो भी हम अगर आपको सेट भेज रहे हैं, ठीक है, ये सारा सेट आपको बना के इस वीडियो को आंसर मिलाना है। ठीक है, आंसर मिलाना है, जरूर मिलाना है। और रात में हम प्रत्येक दिन याद रखिएगा 8 बजे, ठीक है, 8 बजे रात में हम आपको सेट भेज देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना, बनाना है और सुबह में 10 बजे, सुबह में 10 बजे आपको आंसर मिला लेना है। ठीक है, इतना कीजिए, बस आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं है, झूठ मूठ का टाइम पास होगा और कुछ नहीं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बंबई की जो चौल थी वो किस प्रकार की इमारत थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज से आपका शुरुआत हो चुका है। स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर स्टेट का क्लास शुरू कीजिए। अब आपका क्लास शुरू हो चुका है। अब आप लोग को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्यों चलते हैं। 30 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार, ठीक है, कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया? ठीक है, तो कब और कहाँ किया गया था? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, भूमंडलीयकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? ठीक है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जॉन विलियमसन 1990 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। आइए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 32 का राइट आंसर क्या आ जाए? देखिए यहाँ पे आपका बायोडेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें याद है, आप भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है, आइए, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? ठीक है, किनके द्वारा लाई गई थी, मतलब जापान में छपाई की तकनीक जो था वो किनके द्वारा लाई गई थी? तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, देखिए, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्यों चल रही है। देखिए आप लोग आंसर करते चलिए। ठीक है, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर करते चलिए। आइए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है, देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सर ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा। आइए, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्यों चलते हैं। 37 में क्या है, निम्नलिखित में से
ठीक है, किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है अमरकंटक नहीं है, तो किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक नहीं है, तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो तापी। ठीक है, तापी क्या है, अमरकंटक का उद्गम नहीं है। तो याद रखना अमरकंटक नदी से कौन कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, यानी कि अमरकंटक से कौन कौन सा नदी का उद्गम स्थल है, तो याद रखिएगा आपको नर्मदा याद रखना है, ठीक है, सोन नदी याद रखना है, अब एक और है, ठीक है, कौन, तो महानदी। तो महानदी जो है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, जोहिला। जोहिला जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं जोहिला बोला जाता है सोन नदी को, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, सोन की सहायक नदी। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम सोन की, ठीक है, सोन की सहायक नदी, सहायक नदी है कौन, जोहिला। जोहिला क्या है, तो सोन की सहायक नदी है, यहाँ से याद रखिएगा ये सोन है, सोन की सहायक नदी कौन है, तो जोहिला है। समझ में आ गया, सोन की सहायक नदी कौन है, जोहिला है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। 38 में क्या, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असम में, ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप सबको याद होगा काजीरंगा, अगर कोई पूछ दे कि काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, ये भी आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। अगर पूछ दे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। ये सब कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40 में क्या है, देखिए रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, तो रबड़ जो है किस प्रकार के वनस्पति के श्रेणी में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ठीक है। रबड़ किस श्रेणी में आता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। अगर बात किया जाए कि रबड़ जो है भारत में, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, रबड़ जो है भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए केरल में, हम आपको कुछ कुछ नाम लिख देते हैं, केरल में, कर्नाटक में, और एक आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये 3 जगह पाया जाता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए थोड़ा सा अगर हम बात कर रहे हैं रबड़ के बारे में, देखिए रबड़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना है कि रबड़ की खेती के लिए, ठीक है, कितना डिग्री या कितना सेल्सियस, ठीक है, मतलब कि तापमान और वर्षा की जरूरत होती है, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए तो आपको याद रखना है रबड़ की खेती के लिए, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक क्या तापमान चाहिए, अगर आप रबड़ की खेती कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आपको तापमान चाहिए, ठीक है। और अच्छा वर्षा की कितना जरूरत होती है, तो 200 सेंटीमीटर वर्षा जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक, याद रखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक आपको क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, किसके लिए, तो रबड़ की खेती के लिए, ठीक है। यहाँ इतना 3-4 पॉइंट जान लीजिए इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, सिनकोना। 41 में क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए कि सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। देखिए अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अगर क्वेश्चन को देखा जाए रबड़ वाला, ठीक है, देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं कि रबड़ किस प्रकार की वनस्पति की प्राणी में पाया जाता है। अब अभी हम आपको क्या बताएं, 70 सेंटीमीटर बता रहे थे, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस बता रहे थे आपको हम, क्या तापमान की जरूरत होता है, और 200 सेंटीमीटर क्या वर्षा की जरूरत होता है, किसके लिए, रबड़ के लिए। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए अलग ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ से वर्षा के लिए पूछा कि नहीं पूछा, सिनकोना वृक्ष में पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, तो कितना, जहाँ आप सिनकोना वृक्ष हो रहा है वहाँ कितना डिग्री मतलब वर्षा की जरूरत पड़ती है। इस टाइप से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। हो सके अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे कि रबड़ के उत्पादन के लिए कितना मतलब कितना डिग्री कितना सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको जानना मारना होगा। इस टाइप का प्रश्न बनता है, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, अभी तो सिर्फ हम लोग सेट मार रहे हैं। तो सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है तो कितना सेंटीमीटर होता है, तो याद रखिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिनकोना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता होगा
अगर हम पूछे कि मलेरिया जो होता है उसके रोग का जो दवा बनता है उस किस पेड़ से बनता है, मलेरिया रोग का दवा, ये पढ़े होंगे सीटेट में आप, अगर सीटेट दिए होंगे तो याद कीजिए, सिनकोना वृक्ष, याद है कि छाल से एक निकलता कुनेन नाम का एक औषधि बनता है, मतलब दवा बनता है कि मतलब किस छाल से, सिनकोना वृक्ष के छाल से, ठीक है, कुनेन नाम का औषधि प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 में क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है, जनसंख्या घनत्व करने का मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए तो किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए 42 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42 का बी हो जाएगा कि भारत के बिहार राज्य में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो कितना है, तो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें बिहार राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो 1106, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार, ठीक है। अगर पूछ ले कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस बिहार का किस जिला, अगर बात कर ले, छोड़िए हटाइए, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। तो बिहार का कौन सा जिला, तो याद रखिए कैमूर जिला, ठीक है, कैमूर जिला है जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, देखिए विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो अगर जो पढ़े होंगे जो जानते होंगे वो ठीक है मारेंगे, नहीं तो बाकी सब चीन मार के निकल जाएंगे, जो कि आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि अब बदल चुका है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है, अब हो चुका है आपका भारत, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 44 में क्या है, आइए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका श्री जयवर्धनपुरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, पोखरा, यहाँ रा लिखा हुआ है, ठीक है, पोखरा किस देश में स्थित नगर है, ठीक है, तो पोखरा जो है किस देश में है, तो याद रखिए नेपाल में है, पोखरा किस देश में है, तो नेपाल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर आप बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए यहाँ से अगर आप इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं तो आपका 90+ नंबर आने का गारंटी हमारा है, 90+ नंबर आपका हम ला के देंगे, बस जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आपको फॉलो करना है। पहला काम क्या करना है कि अभी हम सेट शुरू किए हुए हैं, ये जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 3 सेट चलेगा, 6 तारीख में 2 एग्जाम हुआ, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेटिंग में, ठीक है, ये दोनों आपको देखना है। फिर एक आपका 9 तारीख को भी हुआ है, एक 18 तारीख को भी हुआ है, ये सारा हम करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका शुरू होने जा रहा है जो स्टेट का सिलेबस के अनुसार, जो भी आपका सिलेबस में है। जैसे अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करें तो आपको दिखाते हैं, आइए देखिए ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका बिहार स्टेट 2023 का था, ठीक है, यहाँ पे आप साथ देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो जैसे कि ये 2024 में भी जस्ट यही पढ़ना है, ठीक है। आइए देखिए जैसे कि दिया हुआ है भौगोलिक खोज, ठीक है, भौगोलिक खोज का परिणाम, फिर आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद का हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा चैप्टर जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारा चैप्टर, ठीक है, याद रखिएगा इस सारा चैप्टर को हम चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक चैप्टर पे हम फोकस करेंगे, जितना भी आप देख रहे हैं, ठीक है, इस सारा को हम देखा जाएगा, एक एक चैप्टर इसमें पढ़ा जाएगा, इतना याद रखिएगा जो भी आप देख रहे हैं इसमें आपका। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये जो है आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपका चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, चारों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, 25-25 नंबर सबका इसमें होगा, ठीक है, ये ना कि किसी एक पे ज़्यादा ध्यान देना है और किसी पे कम, ऐसा भूल के ना करें, सारा पे आपको ध्यान देना, 25-25 क्वेश्चन सबका होने वाला है, ठीक है। तो इस सारा ये हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर को आपको पहले हम डील करते चलेंगे, अभी बहुत टाइम है आपके पास, बोल तो रहे हैं आपका 90+ नंबर आएगा, कैसे आएगा वो आप हम पे छोड़ दीजिए, बस इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए, नहीं आएगा तो आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है, 90+ नंबर लाने की गारंटी हमारा है स्टेट में, बस जैसे बताया जा रहा है उतना कीजिए। आइए फिलहाल हम चलते हैं सेट की ओर। चलिए कुछ नहीं करना है आपको, प्रत्येक मतलब रात में, ठीक है, रात में 8 बजे
बस रेडी रहना है। इस समय आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, इस पीडीएफ को आपको बना लेना है। रात में 8 बजे याद से पीडीएफ बना लेना है। जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसको आप होमवर्क बनाइए, एचडब्ल्यू बनाइए, और दिन में 10 बजे, आज थोड़ा लेट हो चुका हमको वीडियो अपलोड मतलब बनाने अथी करने में, ठीक है, दिन में 10 बजे आपको उसका आंसर मिला लेना है, ठीक है। बस इतना काम अभी कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 तारीख तक। इसके बाद हम आप लोग का एकदम चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 47 के चलते हैं कि एक मिनट आइए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं, जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए, ठीक है, जिम्मेदार गैस थी, तो कौन सी गैस थी, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 50 में क्या है, देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये कथन जो था ये किसका था, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर क्या है, तो 50 का आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, आइए, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि के लिए, ठीक है, बिना खेती के छोड़ दी जाती है, डैश के रूप में जानी जाती है, तो किस रूप में जानी जाती है, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 में क्या है, आइए, बोल रहा है कि भारत में खदान, ठीक है, उत्पादन, एक मिनट रुकिए, भारत में खदान उत्पादन की, ठीक है, खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का, चलिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 53 में क्या है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, बहुत स्टूडेंट होंगे जो मार के आ जाएंगे MS स्वामीनाथन, ठीक है, तो जो कि हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन हो जाएगा। देखिए, और ये जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, वर्गीज कुरियन, ये आपका केरल के कोझिकोड के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के कोझिकोड, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें हरित क्रांति, देखिए, ये डॉक्टर जो MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। अगर कभी पूछ दे तो किसके हैं, तो हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, देखिए, ताज़ा पानी मुख्य रूप से, ठीक है, सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोक चक्र। चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 में क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था, किस बांध पर, तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है, कहाँ, तो गुजरात में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए, अब इसके मतलब कि किसने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो याद रखिएगा मेघा पाटेकर ने। ये क्वेश्चन मतलब ये नाम बहुत फेमस होने वाला है आपको, ठीक है, मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन 56 में क्या है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत करती है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा 22%। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, लो एस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है, ठीक है, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पूछे कि कार्बन की सबसे अधिक मात्रा, ठीक है, किस लोहा मतलब किस कोयला में होता है, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा किस कोयला में होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, इसमें कार्बन की अधिक मात्रा होती है, 80% होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मेनाजाइट रेत में निहित है, ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7% में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जस्ट आपको हम बता रहे थे ऊपर, ठीक है, जहाँ मानस के बारे में पूछा हुआ था, आपका एक क्वेश्चन था उधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वही क्वेश्चन आपको बताए थे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट हम आपको पीछे बताए थे, ठीक है, तो असम में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य प्रदेश। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, देखिए पॉइंट को समझिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो आपको पहले समझना होगा प्राथमिक ऊर्जा कहते किसको है, प्राथमिक ऊर्जा में है क्या? तो याद रखिएगा वैसी ऊर्जा जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। तुम सिंपल सी बात याद रखना है, प्राकृतिक ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसी ऊर्जा जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। तो आप बताइए आपको प्रकृति से क्या मिला है? कोयला। कोयला जो है ना ये आपका प्राकृतिक ऊर्जा है, ठीक है। कोयला होता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक ऊर्जा है। ये सब को मतलब प्राकृतिक की देन है, इसको हम कह सकते हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक की देन है, ठीक है। तो कौन नहीं है, आपसे क्या पूछा जा रहा था? कौन नहीं है? तो ये देखिए विद्युत आपका प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 में क्या है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का कौन सा उद्योग है? तो याद रखिएगा खिलौना उद्योग, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में, याद रखना है कब किया गया था? 1907 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? देखिए भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो किस मार्ग के द्वारा होता है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 66 में क्या है? आइए, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? आप सबको पता होगा 1853 में मुंबई से थाने के बीच हुआ था। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ठीक है, तो संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अच्छा से, तो बताना है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख उमरलिंग ला दर्रा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए प्राकृतिक आपदा कौन कौन है जो प्राकृतिक की देन है? सुनामी प्राकृतिक की देन है, बाढ़ प्राकृतिक का है, भूकंप प्राकृतिक का है, तो कौन नहीं? आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? हम आप जैसे लोग जो होते हैं, मतलब किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, वो जाके वो आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, ठीक है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। 69 क्या है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वीवाई कर लीजिएगा। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? देखिए जब नीले रंग पूछे सब, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। ये क्या नीला रंग किसको? तो ये तो जल का, ही तो आपको सबको पता होगा कि जल का रंग नीला होता है। वैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी रंगहीन होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पठार मेन है आपका, पठार, पठार को किस रंग से दिखाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा पीला, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, सब कुछ आपको याद रखना है। पठार को पीला रंग से दिखाया जाता है। पर्वत को किस रंग से दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा पर्वत को भूरा रंग से दिखाया जाता है। मैदान की बात करेगा तो आप सबको पता है मैदान कैसा होता है? हरा होता है। तो इसमें आपको याद क्या करना है? नीला जल को तो याद ही नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। मैदान तो आपको याद ही नहीं करना है, ये तो सबको याद होता है। तो याद सिर्फ रखना है पठार, पठार को पीला रंग से दिखाया जाता है, और पर्वत, पर्वत को आपको भूरा रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यही जो है ये दोनों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी ये दोनों तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, नीला पानी होता है, हरा मैदान होता है, पठार को पीला से और पर्वत को भूरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा पटना में किया गया था। कब किया गया था? सर्वप्रथम की बात कर रहा है, याद रखिएगा
15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1952 में किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहाँ किया गया था, कब किया गया था? 15 अगस्त 1952 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। आइए देखिए, 71 में क्या है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ठीक है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में अवस्थित है? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो 2011 के अनुसार जो बिहार की साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी? तो 61.8% थी। ठीक है, अगर इसे पूछ दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन को सुनिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है देखिए, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार सत्ता में रही? ठीक है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 17 वर्षों तक वो सत्ता में रही थी। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का जो आधार है वो किस आधार पे है? तो याद रखना है आपको, ठीक है, भाषा के आधार पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति जो थी किस देश में हुई थी? सबको पता होगा, इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1688 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी आपका इंग्लैंड में हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और कब हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? 1838 में। अभी जस्ट हम लोग पीछे देख चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या है कि भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? देखिए 75 तक आपका इतिहास था, यहाँ तक आपका इतिहास, मतलब और भी था, उधर ज्योग्राफी भी देखे, सब चीज़ देखे। यहाँ से जो शुरू होने जा रहा है 25 नंबर, ठीक है, 75 से 25 यानी कि 100 तक आपका पॉलिटिकल साइंस शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्या था? हाँ, 76 नंबर क्वेश्चन कि भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? तो किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भाग 4 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि रीपोलिंग क्या है? रीपोलिंग मतलब कि पुनः मतदान करना। 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है देखिए, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, तो पहला देश कौन सा बना? तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा एक दो प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ध्यान सुनिएगा, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1920 में, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1928 में। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है देखिए, भारतीय संविधान में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। अब आपको बताना है कि सोवियत संघ का मतलब कौन सा देश होता है। ठीक है, तो सोवियत संघ बोले तो रूस को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी आइए, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 में क्या है आइए देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 वर्षों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद, ठीक है, होने वाले चुनाव को कहते हैं, तो होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपचुनाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको एक बार फिर से आप लोग जम के शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है आइए,
आइए, मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? ठीक है, तो 82 का क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा 12 को आपका होता है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 83 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखना आपको 84 यानी कि 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? आइए, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल, एक बार लोकसभा का कार्यकाल जो था ना 6 वर्ष कर दिया गया था, तो किस संविधान संशोधन के अनुसार? तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन के अनुसार 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्षों का किया गया था। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, फिर से सुनिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे पुनः, ठीक है, 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल पुनः 44वें संविधान संशोधन में 1978 में कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को चलते हैं। 85 में क्या है? आइए, विधानसभा का नेता होता है, तो विधानसभा का नेता कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको बीपीएससी उठा सकता है। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 87 में क्या है? आइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक बराबरी आपका शामिल नहीं है। चलिए अच्छा, हम बात करें भारत संविधान मौलिक, छोड़िए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, चलिए बता देंगे, जब क्लास चलेगा तो सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 89 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो भारत के लिए कौन सा कथन सही है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के चलते हैं। 90 में क्या है? कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघीय राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 92 में क्या है? आइए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, 5 वर्ष तक रहेगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 93 में क्या है? आइए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो था किस राज्य से हुआ? तो ये सबको पता है, उत्तराखंड राज्य से हुआ था। उत्तराखंड में कौन सा, अच्छा चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1973 में। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड का कौन सा जिला? तो चमोली, सॉरी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए चमोली जिला था। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा जिला में हुआ था? तो चमोली जिला में। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। आइए, 95 में क्या है? इनमें कौन लोकतंत्र को, ठीक है, मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो कौन नहीं करता आपसे पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। 96 में क्या है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। 96 में क्या है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो याद रखना है। ठीक है, कांसी राम थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 के चलते हैं। इनमें से किस लोकतंत्र पर भविष्य निर्भर करता है? तो किस लोकतंत्र पर भविष्य निर्भर करता है?
तो निष्पक्ष चुनाव पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है, तो बहुसंख्यक का शासन नहीं मिलती है। ठीक है, 98 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 में क्या है, आइए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो किस शासन व्यवस्था में होती है, तो याद रखिएगा लोकतंत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 100 में क्या है, देखिए, किस बात से, ठीक है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें जो है गहरी है। तो किस बात से स्पष्ट होता है, तो याद रखिएगा वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा 100 नंबर हम आपको डील कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है 6/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। कल जो हम लोग 10 बजे देखेंगे वो सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी पीडीएफ होता है, वो वहाँ भेज दिया जाता है। पीडीएफ आपको रात में 8 बजे, ठीक है, पीडीएफ आपको रात में 8 बजे भेज दिया जाएगा सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट का पीडीएफ आपको रात में 8 बजे भेज दिया जाएगा 6 तारीख का। उसको आप लोग बना लीजिएगा और फिर 10 बजे आपका ठीक मतलब जो टाइम फिक्स है 10 बजे हम लोग क्लास चलता है, उस समय आप लोग के बीच हम ऑनलाइन आएंगे, उसी समय आपका क्वेश्चन डील किया जाएगा। आज थोड़ा लेट हो गया था, पहला दिन था। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और सीटेट वाले बहुत जल्द आप लोग का भी क्लास कल से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।